नोज का कुछ वो था ना, नोज पिक या क्या था, एक वर्ड था हाँ, उसके लिए नोज अपने की। अलग, हाँ। उसके हाँ, लिए क्या नोज स्टड, उसके लिए क्या आपने प्रयोग किया है? वो नाथुनी करके मुझे, मैंने गूगल में डाला तो मुझे मिला था वो वर्ड उससे। नथुनी। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी। हेलो। हाँ वो कोई कॉल आ गया था। तो वो जो नाक में पहनती है लेडीज, उसको महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र में नतनी बोलते हैं सर। तो या तो तो। ठीक है, फर्स्ट क्लास। देखिए होता क्या है ना, कई ऐसे शब्द हैं, बाकी लोग भी ध्यान दें कि हाँ। कई ऐसे शब्द हैं जिसका हिंदी हमको नहीं मिल पाता है। कई बार एग्जाम हाँ। में बैठे हैं, हमको अचानक हिंदी उसका नहीं याद आ रहा है, तो हमारे लोकल भाषा में उसको जो बोलते हो, हम क्या करेंगे कि उसका प्रयोग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पूर्वांचल में, बिहार में नथुनी बोलते हैं, नौ थ में छोटा ऊ की मात्रा और नौ में बड़ी की मात्रा। तो इस प्रांत के लोग नथुनी लिख लेंगे। और जैसे मान लीजिए पंजाब वगैरह में उसका कुछ और नाम होगा, तो उस साइड के लोग उस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। ठीक है ना? जगन्नाथ जी, आपने किया है क्या आज का? मिस्टर जगन्नाथ, जगन्नाथ प्रसाद जी, स्पीकर ऑन करिए। हेलो सर, मुझे पूछना था जी एक, मतलब हाँ बोलिए। एग्जाम में ऐसे ओ, चलेगा, मतलब लोकल लैंग्वेज में कोई वर्ड यूज करेंगे तो? हाँ हाँ एकदम चलेगा, हाँ क्योंकि सर। और कोई विकल्प नहीं है ना। ठीक है। हाँ अब सर। बहुत ज्यादा आपको डर लगता है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए कि महाराष्ट्र में इसको ये बोलते हैं। जैसे ओके। एम्बुलेंस जो शब्द है ना, एम्बुलेंस हाँ। के लिए महाराष्ट्र मराठी में क्या वर्ड है पता है आपको? एम्बुलेंस, रुग्णवाहिका कुछ तो बोलते हैं वेरी गुड, शायद। हाँ रुग्ण वाहिका बोलते हैं, हाँ। जबकि यूपी में रोगी वाहन बोलते हैं। हाँ। एक्चुअल में देखा जाए तो रुग्ण वाहिका बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन रोगी वाहन नहीं है। वाहन तो रोगी नहीं है ना? हाँ। क्या वाहन रोगी है? नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, तो इसलिए आपको रुग्णवाही का लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये जो पैसेज आपको दिया है, इसमें हाँ। मैंने एम्बुलेंस के लिए रुग्णवाहिका का प्रयोग किया है। और मैंने बाद में आगे बोल दिया, भाई आपको अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, तो आप ओके। ऐसा हाँ। प्रयोग कर सकते हैं, लोकल प्रयोग कर हाँ। सकते हैं। बट एकदम ओके। लोकल नहीं चले जाना है। ठीक हाँ। है। हाँ। एकदम हाँ। लोकल जैसे दो तरह की भाषा होती है ना, महाराष्ट्र की एक भाषा होगी और गांव की एक भाषा होगी। हाँ ठीक है, सर, अलग होती है। तो एकदम गांव की भाषा नहीं लिख देना है जो मराठी भी ना समझ पाए। हम्म। ठीक है, तो वैसा लिखना है जो महाराष्ट्र के लोग एटलीस्ट समझ सकें, तो हाँ उससे सर। चल जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ सर। कठिन शब्द तब तक देख लीजिए, मैं 1 मिनट के बाद फिर क्लास शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, जितने लोग हैं, मुसरत आपने प्रयास किया जो मैंने दोपहर में पैसेज भेजा है? मुसरत हेलो सर। जी बोलिए। सर नहीं कर। अरे देखी तो हैं, हम करने की बात ही नहीं पूछे। आपने देखा उसको? जी। हाँ, तो कैसा लगा? कठिन शब्द लगे? हाँ सर। जी सर है। तो कुछ कठिन शब्दों का आपने बनाया, लिस्ट बनाया? सर अब बनाया नहीं सर। तो बनाना चाहिए था ना। तो जब भी ऐसा मिलता है, तो मैंने आप लोगों को शुरू में कि जब भी आपको अनुवाद मिलता है, सबसे पहला काम आप पेंसिल से जो शब्द याद आते हैं उसका हिंदी लिख लेंगी, जो कठिन शब्द है उसको मार्क कर लेंगी। ठीक है, जी सर। ठीक है तो सर। थोड़ा प्रयास करिए, तब तक हम 2 मिनट में बस हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बाकी लोग स्पीकर ऑफ कर लीजिए। ये पैसेज मैंने भेज दिया, जिस पैसेज पे मुझे आज काम करना था, मीडियम एक्सपोजर रिस्क। सुन रहे हैं सभी लोग? कन्हई सुन रहे हैं? मिस्टर कन्हई? हाँ सर, कन्हई? सुन रहे हैं सर, सुन ठीक रहे है, हैं सर। हाँ मैंने मैसेज बॉक्स में भेजा है, उसका अनुवाद आज करना था आप लोगों को। ठीक है, अरुण जी आपने किया है, प्रयास किया है? मिस्टर अरुण प्रसाद?
हाँ सर। प्रयास किए हैं? इस लाइन पे कुछ प्रयास किए हैं? नहीं सर। अच्छा, प्रयास करिए अभी। निधि, आपने किया है? निधि? जी सर निधि? किए हैं। जी ठीक है, सर किए हैं। चलिए फिर हम आज का वो पाठ शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें हम थोड़ा सा लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिंग पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद से हम फिर आगे बढ़ेंगे। सहमत हैं आप लोग? जी सर। अरे बोलिए। ठीक है, जी सर। जी सर। चलिए। हाँ सर, एकदम। हाँ, लिंग के कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलेज मैं आप लोगों को बता देता जी हूँ। सर। ठीक है, देखिए, कंचन कुछ कह रही हैं? नहीं? नहीं सर, ठीक है। मतलब तैयार के लिए वो बोले। अच्छा, आपका स्पीकर ऑन हो गया था तो मुझे लगा कुछ कहने वाली है। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए अंग्रेजी में कितने लिंग होते हैं, जेंडर कितने तरह का होता है इंग्लिश में। कंचन, आप ही बता लीजिए। सर हम बता दें हाँ सुनने से। हाँ, बोलिए सर बोलिए। अंग्रेजी में तो 4 तरह के होते हैं सर। हाँ, फेमिनाइन, मैस्कुलिन। मस्कुलाइन, हाँ नेटर और एक ठो क्या बोलते हैं उसको सर, कॉमन होता है ना सर वो। हाँ, मस्कुलाइन नहीं पढ़ते हैं, उसको मैस्कुलिन बोलते हैं। हाँ सॉरी, मैस्कुलिन मैस्कुलिन। ये मैस्कुलिन, 4 तरह के होते हैं फेमिनिन, सर। न्यूटर होता है सर, न्यूटर होता है। हाँ सर, ये 4 तरह के इंग्लिश में होते हैं सर, और हिंदी में 2 तरह के। ठीक, फर्स्ट क्लास। अंग्रेजी से फिर संस्कृत में हम आते हैं। संस्कृत में 3 तरह का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक तीसरा कौन? नपुंसकलिंग। उभयलिंग सर, उभयलिंग उभयलिंग। उभयलिंग, या कुछ लोग नपुंसक लिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। अमूमन क्या होता है, हम लोग आधा अंग्रेजी का पढ़ लेते हैं और आधा संस्कृत पढ़ लेते हैं, और उसके अनुसार हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं नहीं, कई बार हम लोग उभय लिंग का भी प्रयोग हिंदी में करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग लिख देते हैं नहीं जी ये उभय लिंग है। ठीक है, वो आपको दिमाग से निकाल देना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 ही है हिंदी में, उभय लिंग नहीं है। ठीक है, अब लिंग किसका किसका निर्धारण करते हैं? 2 तरह की संज्ञा होती है, एक प्राणीवाचक संज्ञा और एक अप्राणीवाचक संज्ञा। ये तो मालूम है आपको? मालूम है ना? कोई हाँ बोलिए या ना बोलिए। जी सर। ठीक है। सर। हाँ ममता, प्राणीवाचक क्या होता है ममता? हाँ सर, सर प्राणीवाचक में तो सभी मानव प्रजाति आ जाएंगे ना। मानव प्रजाति केवल मतलब कि जो चल फिर सकता है, सांस ले सकता है। अप्राणीवाचक में? अप्राणीवाचक में सिर्फ अप्राणीवाचक में कौन आ सकता है, मतलब जो स्तनधारी नहीं होता है, स्तनधारी होता है। चलिए, जी सर। थोड़ी सी करीब है फिर भी दूर है। और कोई बताएगा अप्राणीवाचक संज्ञा क्या है? निधि, आप बताएंगे? सर आप निर्जीव। तो पहले मतलब होता है कि इसमें प्राण नहीं होता है, यानी कि प्राण नहीं है तो हाँ। मतलब वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो कोई एक आध उदाहरण चीज होता दीजिए। है। एक आध उदाहरण दीजिए। सर कोई भी हाँ, आसपास प्रीति की बोलिए। वस्तु, जितनी भी ठीक है, वस्तुएं प्रीति हैं। बोल रही हैं। प्रीति बोल रही हैं, पूजा जी, प्रीति। जैसे सर अप्राणीवाचक में वस्तु से लेके भावना भी हो सकती है। बिल्कुल सही, मैं यही अभी तक ढूंढ रहा था। खुशी या अप्राणीवाचक फिर में वस्तु और गम, भावना सब आती है। यस सर। ठीक है, चलिए, तो सबसे आसान है प्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा में विभाजित होता है, पुरुष और स्त्री विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए लड़का हमने कहा, तो लड़का क्या है? पुरुष संप्रदाय का है, तो पुल्लिंग हो गया। लड़की स्त्री संप्रदाय की, तो स्त्रीलिंग हो गई। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु का साध्वी होता है। हाँ, साधु का साध्वी हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ जो है अप्राणीवाचक जो संज्ञा है, अब हम थोड़ा उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्राणीवाचक तो आपको सबको पता है, भाई है तो बहन है, माता है तो पिता है, चाचा है तो चाची है। ठीक है, दादा हैं तो दादी हैं। इस तरह से जितने भी रिश्ते नाते हमारे हो गए या फिर जितने संबोधन हो गए, ये सब प्राणीवाचक में आ गए। क्लियर है?
प्राणीवाचक संज्ञा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि चाचा है तो चाची है, ये इस तरह से आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अप्राणीवाचक संज्ञा में चलते हैं। कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में करें या पुल्लिंग के रूप में करें। अप्राणीवाचक जो संज्ञा है, अप्राणीवाचक संज्ञा कैसे है? मेला अगर हम लिखते हैं तो मेला भी अप्राणीवाचक संज्ञा में आएगा। ठेला लिखेंगे वो भी अप्राणीवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, तारा कहेंगे, तारा, तारा भी अप्राणीवाचक संज्ञा में आएगा। और शाम का समय है, चाय नाश्ता आप लोगों ने कर लिया होगा, चाय पराठे, ठीक है, पहनते हैं हम लोग कपड़ा, ये सब अप्राणीवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सजीव निर्जीव ना करके इसे अप्राणीवाचक संज्ञा के रूप में हमने लिया है। सर Clear है? चांद क्या आएगा सर? हाँ। चांद बोलेंगे चांदनी, जैसे चांद है चांदनी अगर बोलेंगे तो उसका हाँ। चांद, देखिए चांद अलग चीज है, चांदनी अलग चीज है। चांद से जो रोशनी निकल रही है वो चांदनी है। ठीक है, चांदनी चांद का स्त्री रूप नहीं है, क्योंकि चांद अकेला है। सूर्य अगर हम कहते हैं तो सूर्य पुरुष रूप है, लेकिन सूर्य का स्त्री रूप नहीं है, कहीं है क्या? नहीं सर, नहीं। सूर्य का अगर हम कहें धूप, तो वो तो उसका एंड प्रोडक्ट है ना। जैसे मान लीजिए पराठा बनाना है तो हम क्या करते हैं, आटा घोल दिया और वो पराठा बना दिया। तो उसी तरह से इन चीजों का अलग से स्त्री रूप नहीं है। चांदनी अलग चीज है, उसका प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। तो जैसे हम बता रहे थे कि प्राणीवाचक का अर्थ के अनुसार हम स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं इसमें स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। मान लीजिए मैंने कहा गधा, तो समझ में आया कि गधा ढेचू ढेचू करता है और गधा का गधी हो जाएगा। हाथी का क्या होगा? हथिनी। हथिनी, वेरी गुड। और इसका मोर का मोरनी। मोरनी या मयूर, ये एकदम सपाट है, तो इसमें अधिक बहस वाली कोई बात नहीं रह जाती। लेकिन अप्राणीवाचक संज्ञा की कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हमको बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति हमने कहा, राष्ट्रपति क्या होगा? सर राष्ट्रपति का तो पुल्लिंग हो। पुल्लिंग तो पत्नी या वो तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए वो वर्ड आता है। हाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा आ रही है तो हमको लगता है ईकार है तो इसका पुरुष बनाएंगे तो प्रधानमंत्रा करेंगे, या फिर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति क्यों नहीं। ठीक है, नहीं सर, नहीं, ये बात उठ सकती है। जैसे एक विवाद उठा था बीच में, बाबा रामदेव एक जड़ी बूटी बनाते हैं, पुत्र जीवक बटी करके बनाते हैं। ठीक है, पुत्र जीवक बटी जो होता है उसके ऊपर विवाद उठा था। उसमें कई धाकड़ नेता लोग थे, उन्होंने कहा अरे ये तो बाबे खाली बेटा पैदा करने की दवा बेचता है, इसको बैन करो। तो बहुत बड़ी बहस हुई थी। तो उसमें एक डॉक्टर त्यागी जी हैं, वो भी आए थे, किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो बाबा रामदेव बोले कि देखो भाई, संस्कृत में कई ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग में एक ही समान होता है। तो बोले नहीं जी ऐसा कैसे होगा। तो वो बोले जो पुत्र जीवक है संस्कृत में, उसका मतलब पुत्री के लिए भी प्रयोग करते हैं और पुत्र के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तो बाबा रामदेव ने कहा फिर ऐसा करो, भारत की जो उस समय वर्तमान राष्ट्रपति थी वो महिला थी, तो बोले इनको राष्ट्रपति क्यों कहते हैं, इनको तो पत्नी होना चाहिए। फिर प्रधानमंत्री जो पुरुष थे तो बोले इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनको प्रधानमंत्रा क्यों नहीं कहा जाता है। ऐसे सवाल आ सकते हैं ना। तो जो पद नाम होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ये लिख लीजिए आप लोग। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब हमेशा पुल्लिंग आएंगे। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़ो। पहला पॉइंट ये गोल्डन रूल है, लिख लीजिए। ठीक है, दूसरी जो नियम मैं बताना चाहूंगा, सबसे आसान तरीका है कि आपको जो अप्राणीवाचक संज्ञा का जो शब्द मिला है उसको आप बहुवचन में परिवर्तित करने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए आपको मिला एक शब्द मैंने दिया तारा, तारा का बहुवचन क्या होगा? तारे। तारे, जमीन पर तारे। अमित खान ने बनाया था। ठीक है, फिर पराठा का? पराठे। पराठे, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने पराठे का भी नाम, बिल्कुल। और कुर्ता का?
कुर्ता का कुर्ते कुर्ते, very good। अरे एकदम आसान है, तो बच्चों का खेल है कुर्ते। तो देखिए कुर्ते कुर्ते ठीक है, ये 3 शब्द मैंने आप लोगों को दिया। इन 3 शब्दों का जब आप लोगों ने बहुवचन बनाया तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? रोमा जी क्या परिवर्तन हुआ इसमें? एक वचन सर वो तो कुर्ता एक का हमने वचन से कुर्ते बहुवचन किया, हो गया। क्या परिवर्तन हुआ? हाँ अरे क्या हुआ बताइए ना। वो बहुवचन बन गया। नहीं नहीं सर बहुवचन बन गया अब एक विशाल वचन जी से आवाज ये कर- सभी। नहीं, बहुवचन तो हमने बनाया, सर क्या सब में परिवर्तन हुआ? ए कॉमन है सर, सब में ए लग रहा है। सर आ के एक बदले मिनट। ए आ की का ए हो की गया है मात्रा सर। सर बन हाँ, गई। ये बहुत सुंदर आपने कहा, बहुत सुंदर आपने कहा। आ के बदले ए हो गया है। पराठा का पराठे, कुर्ता का कुर्ते, ठीक है, मेला का मेले, ढेला का ढेले, ठीक है, तारा का तारे। तो इस तरह के शब्द आकार ए में बदल जाए बहुवचन करने में, वो सब के सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, एकदम आसान सूत्र है। आपको जो भी अप्राणीवाचक संज्ञा मिले उसका बहुवचन बनाइए। आ का अगर ए हो जाता है तो वो सब के सब पुल्लिंग होंगे। क्लियर? जी अब सर। हम तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। पहला मैंने बता दिया, सारे के सारे पुल्लिंग होंगे। दूसरा नियम हमने बताया कि अप्राणीवाचक संज्ञा का आप बहुवचन लीजिए, आ का ए हो जाए वो पुल्लिंग होता है। अब आते हैं नियम 3 में। नियम 3 कहता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? सर दुख सुख भाववाचक संज्ञा, जो हंसी खुशी अरे सब बाबा प्रदर्शित करे। मतलब वो तो आपने बता दिया। हाँ, परिभाषा अगर पूछा जाए तो मान लीजिए हम जिन बच्चे को संज्ञा- पढ़ा रहे हैं। हाँ बोलिए, नेहा बोलिए। संज्ञा से भाव इन स्पष्ट शब्दों होता से है। सर अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा इत्यादि का बिल्कुल। बोध होता है। हाँ, मतलब कोई ना कोई भाव। सबसे आसान चीज भाववाचक संज्ञा बताने का ये तरीका है कि जिसको हम छू नहीं सकते, वजन नहीं कर सकते, देख नहीं या सकते, जिसको फील करते। देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं जिसको खाली। ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं वो भाव है। जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा प्रकट कर सकती है लेकिन कितना किलो गुस्सा है नहीं बता पाएंगी ना। या मान लीजिए आपको हंसी आ रही है, अरे कितनी हंसी आई पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे ना। तो जिसको वजन न किया जा सके, खाली फील किया जा सके, महसूस किया जा सके, वो भाववाचक संज्ञा है। तो नियम ये कहता है कि भाववाचक संज्ञा का अक्सर बहुवचन नहीं होता है। कोई एक भाववाचक संज्ञा बताइए जिसका बहुवचन में प्रयोग हुआ हो। प्रियंका आप बताएंगे? प्रियंका, प्रियंका हाँ भैया। बोलिए। हाँ कोई ऐसा भाववाचक संज्ञा जिसका बहुवचन में प्रयोग हुआ हो। अच्छा अभी याद नहीं आ रहा है। जैसे ठीक है, और कोई? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बताएगा? विनीता सर जी आप इसका बताइए। बहुवचन हाँ तो नहीं होता सर। हाँ बोलिए पूजा। सर बोल रहे हैं सर भाववाचक का बहुवचन कैसे होगा? अब दुख है तो दुख का, या हंसी तो उसको हंसो मतलब हंसी नहीं होगा सर वो। मेरे ऊपर खुशी का हाँ रोमा जी बोलिए। हाँ, खुशी का खुशियाँ होता है ना सर। खुशियाँ ही भाववाचक खुशियाँ है। हो। हाँ हम्म? इसका तो हाँ सर भावना का भावनाएं भी तो होता है ना। कल्पना किया, कल्पनाएं भी की, मतलब कि ऐसा भी तो होता है ना सर। व्याकरण के अनुसार गलत है। एक ही बार कल्पना चावला एक ही वो एक रूप ले रोने का लेगा। कैसे करेंगे सर? अगर रोना बोलेंगे तो रोना भी तो एक भावना होगा, तो रोना का तो हम लोग बहुवचन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा करीब आ रहे हैं। मैं जहाँ ले चल रहा हूँ फिर से बताता हूँ। मेरा ये कहना है कि भाववाचक का अक्सर बहुवचन नहीं होता है, लेकिन भाववाचक का प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में जब करने जाते हैं तो उसका बहुवचन हो जाता है। ये एक कंट्रोवर्शियल बात मैंने बता दिया। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। ये जब संज्ञा का क्लास करेंगे हम तो इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप में प्रयोग करने पर उसका बहुवचन होता है। कैसे होता है? जैसे आज का समय ले लीजिए। आज एक बीमारी फैली हुई। कौन सी बीमारी फैली हुई अभी? कोरोना।
कोरोना। और वर्षा काल में और भी क्या बीमारी होती है? डेंगू, मलेरिया। डेंगू मलेरिया। हाँ, डेंगू मलेरिया, मतलब ये 2-3 बीमारी हो गई। तो इसको एक साथ जोड़ करके हम कह सकते हैं कि बरसात में बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। यहाँ जो ये बीमारियां हमने प्रयोग कर लिया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। नहीं तो बीमारी कहेंगे तो भाववाचक आता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, इसमें शायद आपको समझ ना आया हो। जैसे मान लीजिए आपने लूसेंट की किताब अधिकांश लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है। आपको किसी ने लूसेंट की किताब के बारे में बताया या किताब दिया और कहा कि इस पुस्तक की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस पुस्तक की बहुत के साथ सारी नहीं देंगे, बहुत सी विशेषताएं हैं। ये जो विशेषताएं हमने प्रयोग किया, ये भाववाचक, विशेषता तो भाव होता है ना, या गुण होता है। ठीक है। विशेषताएं जब हमने कह दिया तो ये जातिवाचक के रूप में भाववाचक का प्रयोग हो गया। एक और उदाहरण मैं देता हूं। जैसे मान लीजिए आदमी है, आदमी के अंदर तमाम कमजोरी होंगी। मान लीजिए गुस्सा भी करता होगा, कभी ब्रश भी नहीं करता होगा, कभी नहाता भी नहीं होगा। ठीक है। कभी बहुत खाता होगा, कभी नहीं खाता होगा। माँ बाप हर बच्चे से चिढ़ते हैं, मेरा बच्चा खा नहीं रहा है, मेरा बच्चा मोटा नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उसको कमजोरी बोलते हैं। तो कई सारा है तो कमजोरियां बोल देते हैं हम। तो आदमी में बहुत सी कमजोरियां होती हैं अगर मैं बोलता हूं तो यहाँ कमजोरियां जो मैंने प्रयोग किया ये जातिवाचक के रूप में किया, लेकिन सिर्फ कमजोरी का हम प्रयोग कर देंगे तो ये भाववाचक हो जाएगा। कोई शक इन 3 उदाहरण में से? सुमित जी बोलिए, आवाज क्लियर नहीं हुई आपकी। सुमित जी आवाज क्लियर नहीं। सर एक उदाहरण है, जैसे हाँ बताइए। संसार दुखों से भरा है। हाँ, दुखों जातिवाचक के रूप में प्रयोग होगा यहाँ। दुखों का मतलब कई दुख है ना संसार में। ठीक है। शारीरिक वेदना, मानसिक वेदना और तमाम आर्थिक वेदना। तो दुखों अगर प्रयोग हो गया तो वहाँ भाववाचक नहीं होकर के वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये जब संज्ञा का हम अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें हम फिर और अधिक विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। सर आप अभी एक बोले हैं कि इस पुस्तक की बहुत सी जगह अगर हम लिखते, मैं लिखती तो उसमें मैं लिखती कि बहुत सारी विशेषताएं या आदमी में बहुत सारी कमजोरियां होती है, मैं यही लिखती सर। तो सर अगर और सारी का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मैंने समय का बताया है ना कि आप प्रातः काल के समय मेरे घर आइए। प्रातः काल एक समय। आपने जब बहुत लिखा, बहुत का तो सारी भी तो वही हो गया ना। सारी का क्या मतलब? पहनना थोड़े हमको। तो दोनों का अर्थ एक ही हो रहा है। बिल्कुल। तो एक अर्थ वाले 2 शब्द का प्रयोग क्यों? अच्छा, वो तो अतिशयोक्ति हो जाती है। तो इसलिए बहुत के बाद सी लगाते हैं, बहुत सारी नहीं लगाते हैं। ठीक है। क्लियर है? इस संशय में और कोई डाउट है इसमें जो मैंने अभी बताया आप लोगों को? एक और उदाहरण मैं देता हूँ। ये तो फॉर्मूला नंबर 44 यानी कि फॉर्मूला 3 मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बस इसके बाद हम अनुवाद पे चलेंगे। अब आते हैं चौथे फॉर्मूला पर चलते हैं। समास आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फिर अगला क्लास लिंग के बाद फिर हम समास में शिफ्ट करेंगे। द्वंद्व समास क्या होती है सब पता है आप लोगों को? क्या है कोई बताएगा? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद। बहुत सुंदर। जैसे माता पिता, भाई बहन जैसे। मैं एक और आसान तरीका आपको बता देता हूँ। जिस 2 में मेल न हो आपस में। ठीक है। जिस 2 में मेल न हो, भाई बहन कभी नहीं मिलते। रोज भाई बहन की चोटी खींच देगा और बहन भाई को थप्पड़ मार देगी। पति पत्नी, रेल के 2 पटरी है, कभी साथ साथ चलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। माता पिता, सेम वही बात आता है। राजा रानी, अलग अलग प्रकृति है। द्वंद्व मतलब आपस में टकराव ज्यादा होता रहे। ये इस तरह से एक शॉर्टकट फार्मूला है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो द्वंद्व समास वाले जो प्राणीवाचक संज्ञा है, ध्यान रहे मैं बोल रहा हूँ प्राणीवाचक संज्ञा। द्वंद्व समास वाले प्राणीवाचक संज्ञा जितने भी हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं।
ठीक है। जैसे मैंने कहा नर नारी, भाई बहन, बहन लास्ट में आ रहा है, माँ बाप, राजा रानी, ये सब द्वंद्व समास है। ये सब के सब पुल्लिंग है। इनकी जो क्रिया मूल रूप से क्या होता है कि हम उनके साथ जो क्रिया जोड़ते हैं ना, क्रिया का ही तो हम रूप बदलते हैं। जैसे मैंने रोटी खाई, ठीक है, सीता ने किताब पढ़ी या पढ़ा, क्या होना चाहिए पूजा जी? सीता ने किताब पढ़ी या पढ़ा? पढ़ी। पढ़ी। क्यों पढ़ी? क्योंकि किताब जो है स्त्रीलिंग है, तो जो क्रिया का रूप है वही तो बदलता है। जैसे नर नारी हम लिखेंगे तो नर नारी के साथ जो अगली क्रिया प्रयोग करेंगे वो हम पुरुषवाचक के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि द्वंद्व समास वाले जितने प्राणीवाचक संज्ञा होते हैं। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। हेलो, अभी आ रही है आवाज? जी सर, जी जी। अब हमको सर, लगता है जी सर, हाँ बोल रहे सर नर नारी आप बोले, तो अगर शुरुआत अगर नर से हो रहा है तो हम मतलब उसको पुल्लिंग के रूप में लेंगे, लेकिन अगर शुरुआत माता पिता हो रहा है तो माता तो स्त्रीलिंग हो गया, तो तब क्या करेंगे सर? द्वंद्व समास मैंने बताया ना, एक सूत्र आपको क्या दिया, जो सूत्र जिसमें मैंने मेल नहीं दिया होता है, मेल नहीं रहता है द्वंद्व जिसमें। समास। हाँ, मेल नहीं मतलब द्वंद्व समास। अगर आप ऐसे व्याकरण की दृष्टि से देखें तो द्वंद्व समास वाले जो प्राणीवाचक संज्ञा है वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। वही बोले बस सर, उसको माता आप याद पिता रखें। का पुल्लिंग ही होगा, माता पिता अगर बोल रहे हैं तो। माता पिता भी पुल्लिंग होगा और भाई बहन भी पुल्लिंग ही होगा। ये नहीं है कि और बहन बहन बाद में आएगा तो बहन के हिसाब से। अब उस पर भी मैं आ रहा हूँ, धीरे से आ रहा हूँ। ये क्लियर हो जाए तो मैं अगले पॉइंट पे आऊँ। क्लियर है? किसी को डाउट है इस पे? किसी को डाउट हो तो बताएं। सरिता जी, आपको? सरिता जी? जी सर, क्लियर है सर। क्लियर हो गया। सुमित जी क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। अब हम अगले सूत्र पर आते हैं। आसान तरीका बता दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपको कभी भी आप हिंदी लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। जो मैं अगला सूत्र बताने जा रहा हूँ, तत्पुरुष समास आपको पता है क्या है? तत्पुरुष समास में मतलब समास में क्या होता है, दो जिसमें पद होते हैं। पहला प्रधान नहीं रहता, दूसरा प्रधान रहता है। हाँ, मतलब ये है, अगर हम थोड़ा सा समास पे चर्चा कर लें तो समास में दो पद होते हैं, एक पहला एक दूसरा, और कभी कभी बीच में उसमें जुड़ा होता है। जैसे होता है ना, वो क्या बोलते हैं, भाई बहन के बीच में क्या है, वो राखी का धागा होता है, भाई बहन को जोड़ता है ना। उसी तरह से तत्पुरुष समास को कई बार क्या जोड़ता है, कारक चिन्ह जोड़ता है। राम के लिए घोड़ा, राम घोड़ा, ठीक है, दादा की दांत, इस तरह से जो होती है वो कारक चिन्ह से जुड़ा होता है। तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद हमेशा प्रधान होता है। जैसे आपने लिखा भाई और बहन, आपने लिखा, ठीक है, तो वो तत्पुरुष समास में आ जाता है। तो उसका अंतिम पद हमेशा प्रधान होगा। और ऐसे में फिर आप, चूंकि भाई बहन तत्पुरुष समास का अंग नहीं है, इसलिए मैं दूसरा उदाहरण दूंगा अभी। तत्पुरुष समास का जो अंतिम पद है उसके अनुसार फिर उसका लिंग निर्धारण होगा। उदाहरण के लिए मैं एक शब्द बताता हूँ, राजकुमार। राजकुमार क्या होता है, राजा का कुमार, ठीक है। तो राजा का हट जाता है बीच से, तो इसका अंतिम पद क्या हो गया, कुमार हो गया। कुमार क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है सर। पुल्लिंग है, तो इसलिए यह पुल्लिंग रूप में प्रयोग किया जाएगा इसका। पुल्लिंग। हाँ, लेकिन राजकुमारी अगर हो गया तो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, क्योंकि कुमारी जो शब्द है अंतिम शब्द प्रधान अगर है तो उसके अनुसार ये तत्पुरुष समास का लिंग निर्धारण हम लोग करते हैं। एक उदाहरण और मैं बताया हूँ। अब मैं फिर वापस वहां ले चलता हूँ जहां मैंने एक झगड़ा शुरू किया था कि राष्ट्रपति क्यों नहीं कहा जाए उनको। राष्ट्रपति क्या है, पति प्रधान है ना उसमें, राष्ट्र का जो पति है तो पति प्रधान है, पति क्या है, पुल्लिंग है। तो इसलिए क्या कहा जाएगा, उसको पुल्लिंग रूप में प्रयोग होगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। सेना का पति कौन होता है, सेनापति होता है। सेनापति में अंतिम पद क्या उदाहरण है, पति। पति। हाँ, पति है, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया।
अब एक और हम आपको उदाहरण देते हैं। ये चूंकि अभी हम प्राणीवाचक संज्ञा पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन मान लीजिए आपको एक मादरे वतन एक शब्द आता है, उर्दू में बोलते हैं इसको मादरे, मदर से इन्होंने मादरे ले लिया है, और वतन, ठीक है। मादरे वतन क्या होगा, स्त्रीलिंग में होगा, पुल्लिंग में होगा? सर मादरे वतन, वतन के हिसाब से अगर लगा तो सर पुल्लिंग लग रहा है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है सर? वतन अगर देख रहे हैं लास्ट वर्ड जो वतन है तो स्त्रीलिंग होगा सर, स्त्रीलिंग होगा। कैसे? पूजा जी अभी आ रहा हूँ मैं आपके स्त्रीलिंग पास। होगा सर। कैसे? मादरे कैसे वतन होता है? मतलब होता है जैसे कि भारत माता है, तो वैसे ही कि मतलब माता नहीं, यहाँ पे कैसे जाइए। उर्दू। मादरे तो माता के लिए हो गया, लेकिन वतन क्या सर? मादरे माता के लिए हो गया। यस सर। वतन का मतलब होता है वतन की देश माता होता है। जैसे सर जन्मभूमि है। हाँ सर, तो जैसे हाँ, तो ये जो मादरे जन्मभूमि वतन से शब्द है, रिलेटेड करके आप। हाँ, वतन जो है यस सर। वो स्त्रीलिंग है। मेरे वतन की खुशबू अब भी मुझे वतन आ की रही मिट्टी। है। वतन की मिट्टी भी होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? पूजा जी आपका डाउट क्लियर हुआ? सर वतन मतलब ये स्त्रीलिंग रूप होगा सर, ये वाला? हाँ, वतन देश के लिए होता है, और देश ठीक है। स्त्रीलिंग होता है सर? देश हमेशा स्त्री है, अच्छा ठीक ठीक। इसलिए आप देखिए परदेश लिखते हैं। हाँ बोलिए प्रीति। सर बोलिए। उर्दू में तो वतन का इस्तेमाल जो होता है वो हाँ ये मतलब स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है ना? हाँ हाँ, वतन की मिट्टी, ठीक है, वतन की याद आ रही है, ठीक है, वतन से चिट्ठी आई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, चूंकि ये तो वतन को हमने जब प्राणीवाचक के रूप में लिया तब, अप्राणीवाचक लेते तब अलग ही बात हो जाती। तो मुख्य रूप से तत्पुरुष समास का जो भी अंतिम पद होगा उसके अनुसार लिंग निर्धारण होगा। आज के लिंग के लिए बस इतना ही, 5-6 पॉइंट मैंने दिया, ध्यान रहेगा? जी सर। ठीक है। यस सर। अब हम अनुवाद पे आ जाते हैं। कितने लोगों ने ईमानदारी से बताइए किया है? जिन्होंने न किया हो वो मैसेज बॉक्स में नो लिख के भेजते हैं मुझे। सर किया है मैंने। आपने किया है, ठीक है। 2 मिनट में देख लूँ कितने लोग नो भेजे। कोई भी जिसने बिल्कुल नहीं किया वो नो भेजते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास। नो वालों की संख्या अधिक है, बहुत सुंदर। चलिए प्रीति से ही हम शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, नो बहुत लोगों ने किया है। देखिए, मैं जब भी इस तरह का अनुवाद देता हूँ ना, तो हालांकि टाइम कंस्ट्रेंट सबके पास रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग इतना प्रयास कर लीजिए उसको पढ़ करके, और अपने मन में एक विचार तो कर लीजिए कि इसकी रूपरेखा इस तरह से हो सकती है। लिखने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम रूपरेखा निर्धारित कर लेंगे ना, तो समझने में आसान रहेगा जो मैं कहना चाहूंगा और जो आप समझना चाहेंगे, ठीक है। चलिए, प्रीति जी से बात हो रही थी मेरी। प्रीति जी आप बताइए, पहला जो शीर्षक है, जब भी कोई आपके पास पैसेज आता है तो उसका शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है। मीडियम एक्सपोजर रेट, इसका क्या आपने हिंदी किया है? मध्यम अनावृत्ति जोखिम। अनावृत्ति कहाँ, गूगल से लिया आपने? यस सर, उसमें बहुत सारा वर्ड था लेकिन मुझे यही सही लगा। चलिए, घर में डिक्शनरी है आपके पास? यस सर, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इधर उधर जॉब के चक्कर में हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता सर। कोई बात नहीं, थोड़ा समय निकाल के मेरे कहने पर यस सर, मेरा को एग्जाम है सर, उसके बाद मैं करूँगी। कोई दिक्कत नहीं, जब भी समय मिले। मैं अभी थोड़ा ही कह रहा हूँ, तो पता है आपका एग्जाम है, ठीक है। चलिए, और कोई बताएगा इसको, एक्सपोजर को? सर मध्यम अनावरण संकट। अनावरण तो नहीं होगा, अनावरण तो मूर्ति का करते हैं। अच्छा। और अच्छा, चलिए पूजा जी से पूछ लेते हैं। पूजा जी ये बताइए, ये वाक्य आपने पढ़ा, पूरा वाक्य तो पढ़ा ना आपने? सर आप हमको बोल रहे हैं? एक्सपोजर आपने पढ़ा ना? हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। इससे क्या, ये पूरा पैसेज आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ सर, ये वाला जो स्टार्टिंग का जो किए थे वो पढ़े हैं। पढ़ी है। ये किस विषय में लिखा गया है? सर जैसे यहाँ पर हम स्टार्ट जो किए थे इसमें समझ में आया कि भौतिक दूरी मतलब नहीं, वो सब छोड़ दीजिए। किस विषय में ये लेख जो है, किस विषय में, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, किसके बारे में बताया जा रहा है?
सर सैनिटाइजर अल्कोहल मतलब इससे रिलेटेड इसमें है नहीं बता नहीं दिए। समझी आप। चलिए कोई और बताएगा, ये किस विषय में है? सर मैं बोलूं? बताइए। हाँ प्रियंका बताइए। सर मैं ये पढ़ के देखी कि मतलब जैसे कोरोना वायरस के कारण हम लोगों को बोला जा रहा है कम से कम 2 मीटर की दूरी, जो कि मतलब हमारा जो जनसंख्या का जिस हिसाब से घनत्व है और जिस तरह से बाजारों में भीड़ लग रही है, वो मतलब 2 मीटर की दूरी जो है इम्प्लाई नहीं हो पा रही है। लोगों का कनेक्शन मतलब वो ठीक है, आप बात समझ गई हैं, लेकिन ये खाली 2 मीटर दूरी ही नहीं है, ये मुख्य और भी चीज चीजें कोरोना और के भी बारे में चीजें कहा गया है। हाँ कोरोना के नहीं, एक चीजें शब्द बोला में जा अगर रहा है। बोलना हो, कोरोना से बचाव के बारे में बोला जा रहा है, ठीक। हाँ और मैं आगे आता हूँ, फिर आता हूँ। दूसरी चीज ये है, कोरोना से एक्सपोजर किससे हो रहा है? कोरोना से यही हो रहा है, कोरोना से हो रहा है। तो अब यहाँ हमको क्या करना होगा कि हमें ये देखना होगा कि जो एक्सपोजर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो एक्सपोजर किस लिए होता है? जैसे मान लीजिए एक्सपोजर का हम डॉग बाइट से भी एक्सपोजर होता है, ठीक है। अगर हम स्नेक बाइट लिखते हैं, वहां भी एक्सपोजर टू स्नेक बाइट लिखते हैं। तो ये जो एक्सपोजर है, इसका क्या भावार्थ निकल सकता है? संक्रमण सर, संक्रमण हेलो, थोड़ा सा खतरा, संक्रमण सर, संक्रमण का खतरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके संक्रमण होगा यहाँ, ठीक है। क्यों? कोरोना क्या है? संक्रमित कर रहा है ना हमको। तो अंग्रेजी में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी में एक शब्द का बहुत जगह प्रयोग होता है और उसी रूप में होता है, पर जब हम हिंदी करेंगे तो अपनी भाषा के अनुसार हम उसका भाव हिंदी में प्रकट करेंगे। जैसे एक्सपोजर टू फायर, तो हम उसमें लिखेंगे आग लगने का खतरा, ठीक है। लेकिन जब हमें एक्सपोजर टू कोरोना वायरस यहाँ चल रहा है, तो हम संक्रमण का प्रयोग करेंगे यहाँ। क्लियर है ये बात? जी सर। हाँ सर, जी सर। तो जहां भी आपको कोरोना के बारे में, इसलिए मैं कहा कि जब भी अनुवाद का नियम होता है, आपके पास जो पैसेज रहता है ना, सबसे पहला काम है आप उस पैसेज को 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ेंगे और उसका मूल अर्थ, जैसे प्रियंका आशय समझ गई थी कि ये कोरोना के बचाव के बारे में कहा जा रहा है, तो पहले आप उसका आशय निकालेंगे और उसके अनुसार उसमें शब्द लगाएंगे। जैसे अनावृत्ति आपने कहा है प्रीति जी, अनावृत्ति यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अनावृत्ति मतलब नावृत्ति, अर्थात वो आदमी कोई वृत्ति कर ही नहीं रहा है, बेरोजगार बैठा है, ठीक है। तो इस तरह का आएगा। तो यहाँ एक्सपोजर का हम लिखेंगे संक्रमण। यदि मैं इसको डॉग बाइट के साथ जोड़ता हूँ, मिनिमम एक्सपोजर सिर्फ इतना ही लिख देता हूँ, तो कुत्ता काटे से ले लेंगे, ठीक है। अगर हम स्नेक बाइट करते हैं तो सर्पदंश से ले लेंगे। अगर हम लिखते हैं वहाँ फायर हजार्ड लिखते हैं ना, मीडियम एक्सपोजर रिस्क, तो वहाँ हम आग का खतरा लिखते हैं, वहाँ इस तरह से करेंगे। अब मीडियम के लिए आप लोगों ने क्या प्रयोग किया है? सर मध्यम। हाँ, अब इस वाक्य का फिर से अनुवाद करिए, मीडियम एक्सपोजर रिस्क। इसको फिर से बोलने का प्रयास करिए, जो मैंने बताया उसके अनुसार बोलिए। सर आपको तो मैंने शब्द दे दिया ना, कोरोना सर माध्यम होना चाहिए क्या? हाँ, पूरा वाक्य बताइए, सिर्फ इतना, मीडियम एक्सपोजर रिस्क। प्रियंका पूरा बोलिए, फिर विजय बोलेंगे। सर नहीं, वो पूरा नहीं बता पा रहे, मतलब मीडियम का मुझे लग रहा है यहाँ पे माध्यम होना चाहिए। माध्यम नहीं, माध्यम तो वो दूसरा मीडिया हो जाता है। मध्यम, वो गाना आपने सुना होगा ना, फर्ज की ख्वाहिश, मध्यम जरा आहिस्ता चल, वो सुर लगाते हैं ना, सारेगामापा, हारमोनियम आप लोगों ने देखा होगा, प्रियंका जी आपने अवश्य देखा होगा। तो उसमें एक उत्तम सुर होता है, हाई पिच, एक लो पिच, एक मीडियम पिच। तो वो जो मीडियम पिच होता है उसको मध्यम बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ मध्यम है। चलिए बोलिए, विजय जी बोल रहे थे, विजय जी बताइए। सर मैंने थोड़ा लिखा है संक्रमण का, थोड़ा सा। खाली हमको हेडिंग का चाहिए अभी, मीडियम एक्सपोजर है, इसका हिंदी चाहिए मुझे, थोड़ा सा खतरा। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। इको कर रहा है आपका स्पीकर। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। सर मध्यम जोखिम संक्रमण होगा। मध्यम जोखिम संक्रमण, आपने सही कहा, सजा नहीं पाई है इस वाक्य को,
जैसे मान सर, लीजिए आपको संक्रमण का मध्यम खतरा, क्या? संक्रमण का मध्यम खतरा। हाँ, बहुत सुंदर, ये ऐसे होगा क्योंकि मैंने आपको तीनों चीज दे दिया है ना, मैं संक्रमण दे दिया, खतरा दे दिया और मध्यम दे दिया। तो आपको तो जैसे आपको माला मैंने दिया है, टूटी माला है, बड़ा फूल है तो नीचे लगेगा, छोटा फूल ऊपर। इसी तरह हिंदी का क्या होता है, कर्ता आता है सबसे पहले, सब्जेक्ट, अंग्रेजी में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कर्म आता है हिंदी में, ऑब्जेक्ट, और फिर क्रिया, वर्ब आता है। तो इसमें आपको मैंने संक्रमण दे दिया, उसके बाद कर्म दे दिया मध्यम, और खतरा कर्म क्रिया लास्ट में आता है। इस तरह से वाक्य को आपको सजाना पड़ेगा। सर और इसमें ये कौन सा वर्ड सटीक होगा सर, जोखिम, खतरा या संकट, क्या सही होगा? नहीं, इसमें आपको लिखना होगा संक्रमण का मध्यम खतरा। रिस्क हो गया खतरा, एक्सपोजर ये संक्रमण हम ले लेते हैं इसको, और मध्यम, तो संक्रमण का मध्यम खतरा। ठीक है, ये इसका सटीक होगा। आगे बढ़े हम अगले वाक्य की तरफ। जी सर। कंसीडर, हाँ ठीक है, अगला वाक्य मैं बता रहा हूँ, तोड़ तोड़ के मैं बताऊंगा, पूरा वाक्य नहीं बोल रहा हूँ। कैसे तोड़ेंगे अब वो कला आपको मैं बताता हूँ। कंसीडर सस्पेंडिंग एनी एक्टिविटी वेयर फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 2 मीटर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। ये बहुत बड़ा वाक्य देखने में लगता है, लेकिन अब इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, जैसे बोलते हैं ना, जहाँ कमा हो वहाँ हल्का सा रुकना पड़ता है, अल्प विराम। तो कंसीडर सस्पेंडिंग एनी एक्टिविटी, ये एक वाक्य हो गया। वेयर मैंने बताया कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन जहाँ प्रयोग हो वहां से वाक्य टूट जाता है। तो वेयर जैसे रेलगाड़ी का देखे होंगे ना, 2 डब्बे के बीच में एक वो हुक लगा होता है जोड़ने वाला, यहाँ वेयर जो है वो हुक के समान काम कर रहा है। वेयर फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 2 मीटर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ये 2 वाक्य हो गए। चलिए अब इसका हम करें। जी सर। बोलिए बोलिए, कोई बताइए इसको। सर इसमें किए किसी गतिविधि के निलंबन पर विचार करें, कंसीडर सस्पेंडिंग एनी एक्टिविटी का ये किए सर। बहुत सुंदर, आगे। जहाँ 2 मीटर की सबसे नजदीकी भौतिक दूरी को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। चलिए भौतिक को गोल कर लीजिए, कार्यान्वित फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए सर हाँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए शारीरिक दूरी भी तो रख सकते हैं ना सर? हाँ रख सकते हैं, बताइए क्या होना चाहिए। सर मैं बोलूं? तो वही जहाँ कम से कम 2 मीटर की शारीरिक दूरी रखी जा सके, वहाँ की गतिविधियों को सस्पेंड, मतलब सस्पेंड का क्या होगा सर, निलंबित कर दिया जाए। हेलो सर, निलंबित कर देना चाहिए। हाँ एक मिनट, प्रीति बोल रही थी, प्रीति का सुन लें। वैसे किसी भी कार्यकलाप को हाँ स्थगित करने पर विचार किया जाए जहां कम से कम 2 मीटर की शारीरिक दूरी लागू न हो रही हो। बहुत सुंदर आपने किया, आप तो हमारे मन की बात छीन गई, बहुत बढ़िया, 10 नंबर मिला आपको। चलिए और कोई बोलेगा इस पे? सर हम प्रियंका जी आप बोल रहे थे। हाँ निधि बोलिए। सर हेलो, हाँ किसी भी गतिविधि पर विचार करें जहां शारीरिक दूरी कम से कम 2 मीटर की कार्यान्वित नहीं की जा सकती है। ठीक है, बहुत सुंदर, मैं बताऊंगा अभी, एक और फॉर्मूला आपको दूंगा। ठीक है, फिर भी बहुत सुंदर प्रयास किया आपने। और कोई बताएगा इस पर? विजय जी आपका स्पीकर आज प्रॉब्लम कर रहा है, ईयरफोन निकाल के बात करिए। ठीक, क्योंकि वो इको साउंड आ रहा है उसमें, या फिर 2 माइक की जगह होना। हाँ ममता बोलिए। सर जहाँ शारीरिक दूरी का, सर 1 मिनट, चेंज आ रहा है। हाँ हाँ बहुत अच्छा है, खुशखबरी है। सर हम बोले, हाँ बोलिए प्रियंका बोलिए। जहाँ पर कम से कम 2 मीटर की शारीरिक दूरी लागू ना की जा सके, वहाँ के किसी भी क्रियाकलाप को स्थगित कर देना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया किया आपने। और कोई ममता? सर हम बोले। हाँ सर जहाँ शारीरिक दूरी का पालन नहीं, जहाँ पर 2 मीटर लगभग भौतिक दूरी का पालन नहीं किया जाता हो। सर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड का हम पालन करना लिखे हैं। कोई दिक्कत नहीं, करिए, प्रयास किया आपने, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छा प्रयास किया। और कोई बोलेगा इसमें? फाइनल कंक्लूजन में देने जा रहा हूँ। मैं बोलूँ? सर बोलो।
सुमित के बाद विद्या बोलिएगा। ठीक। सुमित बोलिए, बोलिए सुमित ऐसे बोलिए। किसी भी गतिविधि को स्थगित करने पर विचार करें जहां कम से कम 2 मीटर की शारीरिक दूरी को लागू नहीं किया जा सकता। वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। विद्या बोलिए, बहुत बढ़िया बोले हैं। विद्या बोलिए, विद्या। किसी भी गतिविधि के निलंबन पर विचार करें जहां कम से कम 2 मीटर की सामाजिक दूरी कार्यान्वित नहीं की जा सकती। चलिए, फिजिकल, सोशल नहीं है यहाँ, फिजिकल होगा तो शारीरिक ठीक है, चलेगा। और कोई बोलेगा? हम बोले सर। पहले से हाँ बोलिए। अच्छा सोनाली, आप बोल लीजिए। किसी भी गतिविधि की निलंबित पर विचार करें जहां निलंबन होगा, निलंबित। हाँ, जहाँ कम से कम विचार करें जहां कम से कम 2 मीटर की शारीरिक दूरी पालित नहीं की जा सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रयास है। बोलिए विजय जी, आप बोल रहे थे। जी सर, देखिए सर, जहाँ न्यूनतम 2 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियम को लागू नहीं किया जा सकता है, ऐसी गतिविधि को स्थगित करने पर विचार करें। इसमें नियम कहाँ से ले आए आप? और सर वो जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो नियम को लागू करना। नहीं, लागू नियम जरूरी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं अभी एक सूत्र देने वाला हूँ। और कोई बताएगा इसमें, या मैं सूत्र बताऊं फिर? और कोई प्रयास किया है? नहीं, चलिए ठीक है। मैं एक सूत्र में जो बताने जा रहा हूँ, दिमाग में ध्यान से रखिए, हर बार मैं बोलता हूँ। देखिए, सबसे गोल्डन रूल ये कहता है, जब आपके पास इस तरह का वाक्य हो जिस वाक्य में 2 काम हो रहा हो, तो जो काम पहले हो रहा हो उस काम का अनुवाद पहले करेंगे और बाद में जो काम हो रहा हो उसका बाद में करेंगे। इंग्लिश में एकदम उल्टा है। अंग्रेजी में क्या होता है, पहले जो काम हो रहा है उसको बाद में लिखते हैं, और अंग्रेजी जो काम बाद में हो रहा है उसको पहले लिखा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो वाक्य हमने दिया है इसमें ये लिखा हुआ है, वेयर फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 2 मीटर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। ये पहला काम हो रहा है, मतलब ये होगा तो वो होगा। ठीक है, जहां ये नहीं होगा वहां कंसीडर सस्पेंडिंग एनी एक्टिविटी, इस तरह का वाक्य है। तो आप दिमाग में हमेशा बसा देते कि जो पहला काम है उस काम पहले अनुवाद करेंगे। तो ये फिर से बोलिए ना, जो आप हिंदी इंग्लिश के लिए भी बोले कि जो काम पहले हो रहा है बाद में हो रहा है, कैसे बोले कि हिंदी इंग्लिश दोनों? आप हिंदी में जब भी हम अनुवाद करते हैं तो जो काम पहले हो रहा है उस काम का अनुवाद पहले करेंगे। लेकिन अंग्रेजी में कई बार हम देखते हैं कि जिस काम का जो काम बाद में हो रहा है वो पहले लिखते हैं, और जो काम पहले हो रहा है वो बाद में लिखते हैं। जैसे इसी में देख लीजिए, कंसीडर सस्पेंडिंग एनी एक्टिविटी, ये बाद में हो रहा है ना, लेकिन उसको पहले लिख दिया गया। वेयर फिजिकल डिस्टेंसिंग जो पहले आना था वो बाद में लिखा। तो आप हिंदी अनुवाद करते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आप जो काम पहले हो रहा है उसको पहले लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, वेयर फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 2 मीटर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेड को हम लागू करना लिखेंगे, मतलब जहां न्यूनतम, एटलीस्ट को न्यूनतम, आप कम से कम भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक शब्द का प्रयोग आपको करना होगा, क्योंकि एटलीस्ट के लिए कुछ तो शब्द देना होगा। तो जहां न्यूनतम 2 मीटर की दूरी का अनुपालन न किया जा सके। लागू करना मतलब लोग मानते न हो, तो पालन करना हो गया। अनुपालन लिखने बहुत अच्छा है, जहां लागू न किया जा सके वो भी अच्छा है, लेकिन अनुपालन लिखने तो बहुत बढ़िया होगा। तो जहां 2 मीटर की, अब फिजिकल डिस्टेंसिंग है, ये छूट गया था मेरा, तो फिजिकल को शारीरिक लिखेंगे, भौतिक नहीं लिखेंगे। क्योंकि जब विज्ञान पढ़ते हैं, उस दिन आप लोगों ने वो कार्यशाला में सुना ना, जब हमने शर्मा सर चर्चा किए थे ना, उसमें क्या है, पारिभाषिक शब्दावली, उसमें वो बोले थे ना, पारिभाषिक शब्दावली का हिसाब किताब अलग है। जो भौतिकी के लिए होता है वो जनरल साइंस में नहीं हो सकता। तो उसी तरह से यहाँ फिजिकल तो शारीरिक है, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक। जैसे सेना में भर्ती होने जो लोग जाएंगे उनको फिजिकल फिटनेस देना पड़ता है, या फिर आप यहीं जाएंगी नौकरी के लिए तो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर से बनवा के देना पड़ता है। तो वहाँ भौतिक नहीं, शारीरिक लिखा जाएगा। और डिस्टेंसिंग को दूरी लिख लीजिए आराम से। ठीक है, तो जहां न्यूनतम 2 मीटर की शारीरिक दूरी का अनुपालन न हो सके, या
2 मीटर की शारीरिक दूरी लागू न की जा सके या लागू करना संभव न हो सके, ऐसे स्थानों पर या फिर वहां सस्पेंडिंग एनी एक्टिविटी, मतलब किसी हर प्रकार की, यहाँ एनी को किसी नहीं लिख करके हम हर प्रकार की गतिविधि को निलंबन किया जाए या निलंबन करने पर विचार किया जाए, दोनों लिखेंगे, दोनों अच्छा होगा। क्लियर है? किसी को डाउट है इस वाक्य में? अरे बोलिए, नहीं है तो भी बोलिए। सर इसमें ये मतलब आप बोल रहे हैं जहाँ न्यूनतम 2 मीटर का अनुपालन करना संभव ना हो सके, ऐसे स्थानों पर हर प्रकार की गतिविधि के निलंबन पर विचार करना चाहिए, विचार किया जाए या फिर विचार करें या फिर निलंबित करें भी लिख सकती हैं। ठीक है? विशाल कुछ कह रहे थे? विशाल जी कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मैं बोल रहा था ठीक है, समझ में आया सर। सर फिर से एक बार सेंटेंस को बोलिए ना। हैं? फिर से बोले? जी देखिए, मैंने बताया कि पहला काम हमने क्या किया कि जहां 2 मीटर की दूरी का अनुपालन संभव न हो, एकदम आसान तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग को हमने लिखा, शारीरिक दूरी ऑफ एटलीस्ट को हमने लिखा न्यूनतम। तो शुरुआत कैसे करेंगे? जहां न्यूनतम 2 मीटर की शारीरिक दूरी, इम्प्लीमेंटेशन को हम यहाँ अनुपालन के रूप में लिखे तो ज्यादा अच्छा है। लागू न किया जा सके ये भी लिख सकते हैं, कैनॉट बी को लागू न किया जा सके, तो अनुपालन न किया जा सके या लागू न किया जा सके ऐसे स्थानों पर, चूंकि जहां दिया गया है तो जहां मतलब स्थान ही तो होगा, तो ऐसे स्थानों पर हम अपनी तरफ से ले आएंगे या फिर वहां लिखेंगे। ठीक है? वहां या ऐसे स्थानों पर कुछ भी लिख लीजिए। सस्पेंडिंग एनी एक्टिविटी, तो एनी किसी लिखने से काम नहीं चलेगा, हर प्रकार की गतिविधि को निलंबित किया जाए, निरस्त किया जाए या फिर खत्म करने या बंद करने पर विचार करें। आप जो कुछ भी लिख सकते हैं उसमें से, खुली छूट है। एक वाक्य को लोग 5-6 तरह से करते हैं। भाव आना चाहिए, और जो अंग्रेजी में कह रहे हैं उसका अगर भाव आपने सही ढंग से लिखा, आपकी वाक्य संरचना में गलती नहीं है, तो आपका अनुवाद बहुत अच्छा माना जाएगा, जिसे 2-3 लोगों ने भी बताया। क्लियर है? कोई और डाउट? नहीं सर। हाँ, तो मैं आशा करूँ इसी परिपाटी पर अगला आप लोग करके रखेंगे। सर इसके बाद वाला सेंटेंस सिर्फ पढ़ के बता दीजिए सर, इसको ब्रेक कहाँ करेंगे क्योंकि काफी लंबा है इसके बाद वाला। मैंने आपको क्या बताया? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ट्रेन से जाती है, ट्रेन से जाती है तो कभी आपने देखा है कभी कल्याणी गई है यहाँ से? जी सर। कल्याणी कांचरापाड़ा से पहले एक स्टेशन आता है, कांचरापाड़ा वर्कशॉप हाल्ट, देखी होगी? हाँ वर्कशॉप आता है सर, छोटा वर्कशॉप स्टेशन। हाल्ट, हाँ छोटा स्टेशन। तो हमको अनुवाद में भी छोटा स्टेशन ढूंढना है। हमारे अनुवाद में छोटा स्टेशन क्या होता है? कॉमा रहता है जहाँ, हाँ, और छोटा स्टेशन क्या आएगा? प्रीपोजिशन जहाँ आएगा वो छोटा स्टेशन है। और जैसे इस तरह का कंजंक्शन आ गया, वेयर हो गया, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, इस तरह की चीजों से वहां से हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है? तो जैसे दूसरा वाक्य, इफ दैट्स नॉट पॉसिबल, हम यहाँ रुक गए, कॉमा है, छोटा स्टेशन, तो यदि वह संभव न हो, उसके बाद आता है लिमिट रिस्ट्रिक्ट। क्या लिमिट करना है? एक्सेस टू द एरिया, क्या एरिया में एक्सेस, वहाँ के लोगों को आवागमन, हाँ लिमिट का ये करना, क्या करते हैं लिमिट को, क्या करेंगे? क्षेत्र को सीमित करेंगे सर, प्रतिबंधित करेंगे। क्षेत्र को सीमित नहीं करेंगे, वहाँ प्रवेश सीमित करेंगे। प्रवेश या फिर आप क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगाएंगे। क्षेत्र की गतिविधि या प्रवेश जो लिख सकते, उस हिसाब से आप जब लिखने बैठिएगा आप देख लीजिएगा। तो यहाँ एक जगह हो गया, फिर उसके बाद दूसरा वाक्य आएगा। अब ये जैसे हो गया स्टैगर्ड एक्टिविटी, मिनिमाइज, ये अलग हो गया। मिनिमाइज फेस टू फेस एंड स्किन कांटेक्ट, ये अलग हो गया। प्लेस वर्कर साइड बाय साइड अलग हो गया, और है अलग, फेसिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, कॉमा है वहाँ अलग। ऐसे टुकड़े टुकड़े में जोड़ करके और बाद में फिर एक जगह जोड़ लीजिए। जब आप अनुवाद करते चलिए
फिर उसको सजा लीजिए, हो जाएगा। ठीक है सर, प्रयास करेंगे सर, प्रयास भी बहुत सुंदर होगा। ये जो मैंने दिया है, अगर इसका आप अनुवाद अच्छे से करते हैं तो आपको परीक्षा में इसी तरह का आसान अनुवाद मिलता है। समस्या हमारे साथ क्या होती है, हम हमेशा डरते हैं। और चूंकि मैंने एक मार्केटिंग कंपनी का कभी सुना था, एक क्लास सुना था, उन्होंने ये कहा था कि जो डर हो आपका, डर से जीत लीजिए, डर के पीछे भागिए तो अब आपको छोड़ के भागेगा। वो एक स्प्राइट का ऐड भी आता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, डर के आगे जीत है, भी ऋतिक रोशन जी करते हैं प्रचार। माउंटेन ड्यू, वेरी गुड। तो इन सब चीजों से प्रेरणा लीजिए, डर के आगे जीत है। ठीक है, पहाड़ से कूदना है, क्या पता पहाड़ में दम ही ना हो, तो आप लोग अपना भय निकालिए, मन से ये निकाल लीजिए कि बहुत भारी, अरे कुछ भी भारी नहीं दुनिया में। ठीक है, सबसे भारी तो बचपन में हमें ABCD सीखना था, आगे नहीं था जी सर। और वो भी ABCD 2 बार, एक खड़ी पर, एक कैपिटल और एक स्मॉल। इतना बड़ा दुख होता है, हमारा छोटा वाला पढ़ता है, बोलता है पापा ये कैपिटल तो हमने सुन लिया, ये स्मॉल क्यों लाया गया, दोनों का मतलब एक होता है। अब उसको कैसे समझाएंगे दोनों का मतलब एक क्यों होता है, कुछ समझा पाएगा बच्चे को पूजा जी? नहीं सर, सवाल का जवाब नहीं है, इस सवाल का जवाब नहीं। तो इसी तरह से डर वो मत करिए। और सबसे कठिन आपने अल्फाबेट लिखना सीख लिया तो अनुवाद तो और भी आसान है। ठीक है, चलिए हमारे मुझे लगता है भूख लग गई होगी इसको। एक पूछना था सर, एक अनुवाद में सर हमको कुछ क्वेश्चन पूछना हाँ, पूजा जी से सुनने फिर आपसे बात करेंगे। सर जैसे वो बोलते हैं बिल्ली काली है तो कैट इज ब्लैक, बिल्ली काली होती है तो उसको क्या लिखेंगे? होती है जो वही होगा, उसका वही होगा, उसका वही होगा, द कैट इज ब्लैक। अच्छा, तो द कैट इज ब्लैक और द कैट इज, बिल्ली काली होती है, बिल्ली काली, दोनों का मतलब एक ही होगा। आदमी हाँ, बिल्ली काली होती है, कैट्स आर ब्लैक आप लिख सकती है। कैट्स आर ब्लैक जो है द्विवाचक संज्ञा हो गया। अच्छा, होती है कि कुछ अलग से मतलब नहीं हमको डालना है उसमें सर? नहीं होती है, नहीं तो होती है लाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए निधि जी बताइए। सर हमको विशेषण से पूछना था, बताइए। संस्कृति संज्ञा का विशेषण सर सांस्कृतिक होता है कि संस्कृत होता है? संस्कृत विशेषण में संस्कृत तो संज्ञा हो जाएगा ना सर, सांस्कृतिक होगा ना? हाँ, सांस्कृतिक होगा। ठीक है। नहीं तो सर सेट में गलत दिया था इसीलिए आप लोग कितना समझाए कि जब रेफरेंस लेना हो किसी अच्छे व्याकरण की किताब में, देखिए सेट में गलती हो ही सकती है। आदमी जल्दबाजी में, चूंकि देखिए मैं भी सेट निकालने वाला था लेकिन रुक गया क्योंकि मुझे मालूम है एग्जाम होने वाला है। अगर अभी निकाल दूंगा तो बहुत दिखेगी। अगर मैं सेट अभी निकाल दूँ तो मान लीजिए उसका 300 रुपया भी लिखूँ तो मेरे नाम पे चल जाएगा। ठीक है, भले ही उसमें मैं गलती किया रहूँ, तो सेट में गलती हो सकती है। आप व्याकरण की किताब का रेफरेंस लीजिए, कुछ ना मिले तो आप इसमें ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन व्याकरण की बहुत कोशिश है। और कोई सवाल? लाइनिंग क्वेश्चन सर, लाइनिंग क्वेश्चन में सर हम मैसेज किए थे आपको कि सर कैसे सजाते हैं। सजाने वाला तो मैं आपको किसमें, हिंदी व्याकरण की बात बोल रही है, इंग्लिश में बोल रही है? सर हिंदी व्याकरण नहीं सर, हिंदी व्याकरण में पूछ रहे थे सर। जैसे मैं और तुम, ये सब सेंटेंस को मतलब कैसे सजाएंगे? आप पूरा वाक्य लिखिएगा, एक दिन इस पर हम पूरा चर्चा करेंगे। वाक्य सजाना भी एक कला है और 1-2 मिनट में वो बात नहीं बनेगी, चीजें बारीकी से समझनी पड़ेगी। आपको मैंने ये सिखाया ना, अभी कारक सीख गए ना, कारक की कितने क्लास पूरा की आधा? सर मतलब लास्ट तो मैं 1 महीना से पढ़ रही है सर, पूरा ही किए क्लास। तो कारक, अगर आपने कारक समझ लिया है ना तो वाक्य सजाना आसान होगा, जिसने भी कारक समझ लिया है। क्योंकि एग्जाम में जो वाक्य सजाने के लिए आता है ना, एक ऊपर दो नीचे इस तरह से रहता है, वो कारक पर पूरी तरह से आधारित है। कर्ता ने क्रिया को कर्म से, कर्ण के लिए अपादान संप्रदान, इस तरह से वो सीरीज बनता है और उसके अनुसार आप चलेंगे तो वाक्य सजाना आसान रहेगा। ठीक है, प्रयास करके देखिए, नहीं तो फिर से एक बार शेयर करिए, ग्रुप में डालिएगा इसको। कई बार क्या होता है ना, व्हाट्सएप से आजकल थोड़ा दूर रह रहा हूँ, हाथ में दर्द होने लगता है, तो ग्रुप में डालेंगे तो ग्रुप का संदेश मैं हमेशा देखता हूँ। ठीक है,
सर तो आप फिर डाल दीजिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन है सर ना, उसमें हम मतलब हिंदी में ना एरर निकालने में हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब आंसर तो पता है सर ग्रुप में डालेंगे तो सभी लोग करेंगे, खाली फोटो मत डालिएगा, क्योंकि मोबाइल थोड़ा मेरा कम पैसे वाला है ना, तो इसमें वो स्पेस कम है, तो डाउनलोड नहीं कर पाता। टाइप कर दीजिए 2 लाइन। 15 अगस्त किए थे सर, 15 अगस्त को लेकर 15 अगस्त के बारे में कुछ एक छोटा सा पैसेज दिए थे जो कि लिख के भेजता था, हम लोग भेजे हैं सर कुछ लोग, लेकिन आप उसको मतलब अभी तक शायद चेक नहीं किए सर, आप देखे नहीं है। अच्छा लगा इसलिए मैं कमेंट नहीं किया, मुफ्त अनुवाद था और सबका अच्छा था इसलिए मैं कमेंट नहीं किया। ठीक है, कमेंट करता हूँ तो समझिए गलती है, नहीं तो कमेंट नहीं करता हूँ तो इसका मतलब ठीक है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को भी देखिए, सभी लोग ध्यान दें, किसी को किसी प्रश्न को लेकर के अगर शंका हो वो ग्रुप में डाल दें। ग्रुप में क्या होगा, सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। और जैसे मैं पिछली बार ही बोला था, आज शायद सीमा जी नहीं है क्लास में, मैंने ये कहा था लोगों ने कुछ पा रही है सर, वो मैसेज की थी ग्रुप सर, वो ग्रुप में मैसेज की थी सर, वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है, कोशिश की थी वो ज्वाइन होने का। वो एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन किया ना, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाई। कई लोगों ने उस समय प्रयास किया होगा तो मैं उस समय नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। तो सीमा जी ने भी कहा था कुछ प्रश्न होगा, और मेरे ख्याल से किसी पूनम ने भी कहा था। तो आप लोगों में जो ये प्रश्न होता है ना, मैं बोला हूँ कि एक दिन पहले आप मुझे दे दीजिए सारा प्रश्न देखिए, और तर्क के हिसाब से मैं उसको फिर आपको अगले दिन क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है ना? ठीक और है कोई शक और किसी कोई चर्चा हो तो बता दीजिए। नहीं सर। ठीक है, चलिए फिर आज की सभा यहाँ विराम